हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ पार्ट 1 में कवर कर लिया है। इस वीडियो में भी हम सेल ऑर्गेनील्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे और बाकी के ऑर्गेनील इन डिटेल छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं स्टडी ऑफ सेल को। सेल क्या है और अपने आप में क्या एग्जिस्टेंस रखता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था। सेल के बारे में जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड, उस स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। यानी साइटोलॉजी सेल से टैकल करती है और सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती है। जो एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। तो हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनी वर्ड का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब सेल, यानी यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। व्हेन अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म देन इट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लाइडोमोनास। ये अपने आप में एक होल ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि ये डाइजेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म भी करता है, साथ ही साथ इसके जो एक्स्ट्रा बेसिक फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए अमीबा एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी अपने आप में एक होल ऑर्गेनिज्म है। एक होल ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, लाइफ के लिए जो फंक्शन चाहिए होते हैं वो अमीबा अपने आप में कम्प्लीटली परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए वो एक होल ऑर्गेनिज्म है और इसको हम यूनिसेलुलर कंसिडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है और क्लाइडोमोनास भी। ये जो अमीबा और पैरामीशियम हैं ये दोनों प्रिमिटिव एनिमल कहलाते हैं। प्रिमिटिव इसलिए बोलते हैं कि जो एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्हीं, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से ही इवॉल्व हुए हैं। और जो क्लाइडोमोनास है ये एक प्लांट सेल होता है जो कि प्लांट किंगडम, ऑल्दो ये प्लांट किंगडम में पढ़ना चाहिए था बट स्टिल इसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में डिटेल में स्टडी करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? मल्टी मतलब क्या होता है? मैनी, यानी जब मैनी सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल बॉडी, यानी जब बहुत सारे सेल, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसे फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ये सब आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। यानी इसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल बॉडी को बना रहे हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी है फंगस में, याद रखिएगा। ईस्ट जो है वो आपका यूनिसेलुलर है, लेकिन फंगस का ये एक एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर फंगस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे ईस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा एक सेल से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप में बहुत सारे सेल आ गए, वो एक सेल से, अब मान लीजिए एक सेल था और जो बॉडी बननी है वो इतने सारे सेल की बननी है, तो कुछ ना कुछ तो नेचर ने प्रोसेस रखा होगा जो इतने सारे सेल बनेंगे। यानी इस प्रोसेस को ही हम सेल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस का कॉन्सेप्ट। यानी एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमेशा सिंगल सेल से आता है वाया सेल डिवीजन। तो अब हम देख लेते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक ये गिवन है एक पैराग्राफ की शक्ल में। इसमें बुक कहती है आपकी कि शेप मतलब तो आप समझ ही रहेंगे किस आकार का सेल है, और साइज मतलब कितना छोटा होगा सेल या कितना बड़ा होगा। ठीक है, वो रिलेटेड होता है स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, यानी जो खास काम वो कर रहा है, जो फंक्शन के लिए वो बना है ना, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है और बुक कहती है कि चेंजिंग शेप, अमीबा हैव चेंजिंग शेप। यानी भाई अमीबा का तो बहुत इरेगुलर शेप होता है ना, फिक्स थोड़ी है। और ये जो बाउंड्री होती है उसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं। यानी अमीबा का शेप जो है वो उसके अकॉर्डिंग था, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे अमीबा के पैर नहीं होते तो जो, इसीलिए उसको फॉल्स फुट भी बोलते हैं। तो वो अपने इस तरीके से बाउंड्री से फॉल्स फुट बनाती है और कोई भी चीज़ इनगल्फ कर लेती है और कोई भी चीज़ बाहर निकाल देती है। ठीक है ना। अभी हम आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है,
तो अमीबा का बहुत चेंजिंग वेरिएबल शेप है। इसी तरीके से जैसे आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है वो है न्यूरॉन का। एक न्यूरॉन आपकी इस तरीके से बनी हुई है। तो ये मैं आपको डायग्राम इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे इमेज। जैसे एक आपके ब्रेन सेल में जो होती है ना, ब्रेन सेल को ही हम बोलते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर उसके कुछ ब्रांचेज होती हैं जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। आप इसके स्ट्रक्चर पे और इसकी डिटेल में मत जाओ, आगे डिटेल में पढ़ोगे, कोई इन सब चीज़ों में बस फंसो। मैं आपको बस डायग्राम बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये जो न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन का काम क्या है भाई। देखो, हम कोई चीज़ छूते हैं, हमारे ब्रेन तक फ़ौरन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो कुछ ना कुछ तो तार होंगे ना, वायर। तो एक तार और वायर का जो फंक्शन होता है, एक जो उसे ब्रांच बनानी है, जो उसको कनेक्शन बनानी है, उस हिसाब से नेचर ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रखा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइड होंगे, वो डेंड्राइड्स इनके साथ कनेक्शन बनाएंगे और इस तरीके से आपका बहुत लंबा वायर बन जाएगा, वो ब्रेन तक जाता है इन्फॉर्मेशन लेके। ठीक है, तो भाई न्यूरॉन का जो काम था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ले जाना लाना, तो उसके हिसाब से नेचर ने उसको ये फंक्शन के हिसाब से ये शेप और साइज़ दिया। इसी तरीके से आप देखें, जैसे आपकी बुक में एक और डायग्राम गिवन है, वो है ओवम का। ओवम क्या होता है? ओवम और स्पर्म, आई होप 8th क्लास की आपने साइंस पढ़ी होगी, तो ये तो सुने ही होंगे आपने। ये मेल और फीमेल जर्म सेल हैं। जर्म मतलब जर्म सेल समझते हो? जर्म जो वर्ड है ये जर्मिनेशन से निकला है। जर्मिनेशन जानते हो? मतलब बनाना। ठीक है, तो ओवम एंड स्पर्म जो हैं वो क्या करते हैं मुझे बताओ भाई। मिलके एक जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट मिलके पूरी एक ह्यूमन बॉडी तैयार करता है। ठीक है, तो ओवम का आप देखो, ओवम ऐसा है गोल गोल और स्पर्म ऐसा है। कभी सोचा है शेप, इनका शेप ऐसा ही क्यों है? उसका रीज़न ये है, उनका ख़ास फंक्शन है। जैसे ओवम का ख़ास फंक्शन है फूड प्रोवाइड कराना। ऑल्दो ये भी डीएनए में पार्टिसिपेट करता, डीएनए अपना देता है, लेकिन मेल के स्पर्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जेनेटिकली उसका डीएनए का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया। और दूसरी चीज़ ये भाई, स्पर्म को आके पेनिट्रेट भी तो करना है, तो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता नुकीला कि वो उसको ओवम को पेनिट्रेट करता, तो नेचर ने उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, ओवम को ऐसा दे दिया। अगर आप इनके शेप एंड साइज़ बदल देंगे तो क्या ये फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ। इसको बताने का मकसद ये था कि भाई जो आकार होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएं। शेप और साइज़ जो होता है वो सेल का, वो निर्भर करता है कि वो कौन सा काम करने वाला है, कौन सा काम अंजाम दे रहा है, कौन सा फंक्शन कर रहा है। जैसे न्यूरॉन का काम है कनेक्शन बनाता है और वो इन्फॉर्मेशन लाने ले जाने का काम करता है, इसीलिए उसमें ये ब्रांचेस होती हैं। ओवम स्पर्म का एग्जाम्पल। ऐसे ही आपका स्मूथ सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, बहुत सारे आगे आप डिटेल सेल की ही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हर चीज़ में सेल आएगा। तो बस ये जो डिफरेंट सेल मैंने आपको बताए हैं वो इसलिए बताए हैं कि भाई आपको समझ आ जाए ये शेप एंड साइज़ का इतना जो वेरिएशन है नेचर में आखिर क्यों है, कि भाई जो काम वो अंजाम दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ ये आप याद करना चाहें तो याद कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से ये ज़रूरी है। अक्सर हर टीचर आपको बताता है और ये कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है और जो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा भाई बहुत बड़ा होता है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा क्या है, क्या होता है, आगे 11th क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं बस इतना सा बता दे रही हूँ आपको, क्लियर हो जाए कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है ना, एक बैक्टीरिया के ग्रुप में से बिलोंग करता है। तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई, अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो किंगडम मोनेरा आप पढ़ोगे, तो बस इतना याद रखना है किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, बैक्टीरिया है। और ये ऑस्ट्रिच एग तो आप जानते हो, ये लार्जेस्ट। ये 2 चीज़ें आप याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में। तो आप क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ। बुक में आपकी में गिवन है एनसीईआरटी में लास्ट में, वो ये कि हमने ये पढ़ लिया भाई सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो उनको लाइव रखते हैं। ठीक है ना, वो कुछ अपने सर्टेन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये तो हमारे समझ आ गई। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कैसे, आखिर भाई कैसे ये अपने कामों को अंजाम देता है। तो यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का। ठीक है ना, तो जैसे आप देखें एग्जाम्पल, आपकी बुक कहती है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, आपकी एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो हमारे अंदर लंग्स हैं, फेफड़े हैं भाई, वो रेस्पिरेशन का काम करता है, हम सांस लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी किडनी है,
ठीक है। किडनी एक्सक्रीशन का काम करती हैं, निकालती हैं, इवैक्यूएट करती हैं खराब चीज़ों को, ठीक है, स्टूल को। एलिमेंट्री यूरिन को। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी नेचर ने क्या किया, कंसेप्ट दे दिया कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना, आपने एक पढ़ा होगा पॉलिटिक्स में, डिवाइड एंड रूल, है ना। डिवाइड एंड आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा डिवाइड एंड रूल, ठीक है। वही नेचर यूज़ करता है, डिवाइड एंड रूल। भाई काम सबको दे दो कि तुम ये करो, तुम ये करो, और तुम अपने काम को अच्छे से अंजाम दो, ठीक है। अब एक छोटा सा सेल है भाई, एक ही सेल है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें तो ये तो एक मल्टी सेलुलर, भाई ये जो इतनी बात मैंने रामकथा बताई, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बताई। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है। अब जो खुद एक ही यूनिसेलुलर है, मान लो जो मैंने अभी पीछे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के एग्जांपल दिए थे, यूनिसेलुलर वाले जो हैं भाई, वो एक ही सेल है, उसमें कैसे काम होता है, सोचने वाली बात है। तो वही कॉन्सेप्ट नेचर सिंगल सेल में भी लगाती है, वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट लगता है, और वो होता है स्पेसिफिक कंपोनेंट। यानी सेल के अंदर छोटे छोटे स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं, और ये सेल को ज़िंदा रखने में कारगर होते हैं। इन्हीं से ही मिलकर सेल अपने सारे जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी काम है उनको वो परफॉर्म करता है। तो अब आ गया आपके समझ में सेल ऑर्गेनील्स। जब भी, अब ये टर्म याद कर लो, रट लो, समझे ना। जब भी कोई सेल ऑर्गेनील बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है। कोई पूछ ले क्या है भाई सेल ऑर्गेनील, तो आप बताओ कि भाई सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम को, स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जो आपके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल जो है वो ज़िंदा रह पाता है। उसी को ही हम सेल ऑर्गेनील बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये इतना सारे जो सेल ऑर्गेनील होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब इन डिटेल हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये तो देख लिया था कि भाई सेल ऑर्गेनील क्या थे, मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिक कंपोनेंट। अब देखिए, मैं इससे पहले कि पढ़ाना स्टार्ट करूं सेल के ऑर्गेनील्स को, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहन में क्लियर करना चाहती हूं, ताकि आपको समझ आता रहे कि भाई चल क्या रहा है, कैसे हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, ये एक सेल, हमने सेल क्या होता है पूरी डिटेल पढ़ ली, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सब कुछ हमने पढ़ लिया, माइक्रोस्कोप हमने पढ़ लिया। अब हम बिल्कुल इस कगार पे आके खड़े हो चुके हैं कि हाँ भाई अब हम बिल्कुल सेल को अंदर जाने के लिए तैयार हैं। तो देखो भाई, ये सेल ऐसा दिखता है, एक टिपिकल सेल, ठीक है। बाहर उसकी ये जो बाउंड्री है ना, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर का जो ये फ्लूइड वाला हिस्सा है ना, पानी जैसा दिखता है, ये इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये याद कर लो, ठीक है। और इसके अंदर ये गोल गोल से जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो धागे जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसको हम डीएनए बोलते हैं, ठीक है। ये डीएनए पड़ा रहता है। तो अब हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल पढ़ाई है। आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।